चाइना ने माशी तरक्की का ये सफर कैसे तय किया? चाइना ने पूरी दुनिया से इंडस्ट्री को अपने पास कैसे बुलाया? ट्रंप की ट्रेड वॉर में चाइना उलझ चुका। क्या ट्रंप ने जानबूझकर एक जाल बिछाया कि वो चाइना जो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए? और क्या चाइना अब इस कॉन्फ्लिक्ट को निभाने जा रहा है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ट्रेड वॉर्स तक रहेगा या इससे कोई जंगी खतरा भी पैदा हो सकता है? दूसरे ममालिक के पास क्या मौके हैं? स्टॉक मार्केट कैसे उथल पुथल हो रही है? क्या चाइना अमेरिका के साथ इस ट्रेड वॉर से निकल सकेगा या ये किसी अस्करी कॉन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है? आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने जा रहे हैं चाइना की माशी तरक्की की कहानी की कि किस तरह ये मुल्क गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया और अब अमेरिका के साथ एक शदीद ट्रेड वॉर के बीच में फंस गया है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन फैसला किया, जहां उन्होंने 70 ममालिक पर टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक दिया, पॉज कर दिया और 10% तक कम कर दिया, लेकिन चाइना पर टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया। ये कहते हुए कि चाइना का रवैया गुस्ताखाना था, डिसरिस्पेक्टफुल था। ये सब किस तरह शुरू हुआ, इसका आलमी मईशत पर क्या असर पड़ रहा है और क्या ये तनाज़ा फौजी तसादुम में बदल सकता है, आज हम इस पर तफसीली बात कर लेते हैं। 1990 की दिहाई में चाइना की तरफ देखें तो ये एक गरीब ज़रई मईशत थी। उस वक्त तकरीबन $360 बिलियन का जीडीपी था चाइना का और इसकी मईशत दुनिया में 11वें नंबर पर थी। लेकिन आज 2025 में $19 ट्रिलियन का जीडीपी है चाइना का, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, सिर्फ अमेरिका से पीछे। ये तब्दीली कैसे आई? इसके पीछे चाइना की हिकमत अमली और नज़्मो ज़ब्त है। 1978 में डेंग जाओपिंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी शुरू की, जिसने चाइना को आलमी तिजारत के लिए खोल दिया। उन्होंने खसूसी माशी जोन्स बनाए जहां गैर मुल्की कंपनियों को सस्ते लेबर और टैक्स मराहत दी गई। चाइना ने अपनी सस्ती अफरादी क़ुव्वत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 1990 की दिहाई में जब मगरबी कंपनियां लागत कम करने के चक्कर में थीं, चाइना ने कहा हमारे पास सस्ता लेबर है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो। इससे मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा जाल बिछ गया। चाइना ने वाज़े अहदाफ मुकर्रर किए, मसलन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेतहाशा सरमायाकारी की। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। उन्होंने तालीम और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया। 2000 की दिहाई में चाइना ने अपनी अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटियां खोलीं और आज चाइना दुनिया में स्टेम ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला मुल्क है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एप्पल के सीईओ कुक का, और वो ये बात कह रहे थे कि हम चाइना में इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर लेबर सस्ती है, हम चाइना में इसलिए जाते हैं कि उनकी लेबर स्किलफुल है। ये एक हाई टेक्नोलॉजी की गेम है, हमारा प्रोडक्ट बहुत हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसके लिए जो टूल्स हमें चाहिए, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए हमें बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, और चाइना से बेहतर स्किल्ड लेबर हमें और कहीं नहीं मिलती। वो सस्ती लेबर नहीं है, वो स्किल्ड लेबर है, जिसकी वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। बहरहाल कहानी आगे चलाते हैं। इसके बाद 2018 में सदर शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों के ज़रिए जोड़ना था। इससे चाइना ने आलमी तिजारत में अपनी गिरफ्त मजबूत की। दरअसल ये सारे का सारा सप्लाई चेन का एक नेटवर्क है, जिसमें खाम माल को चाइना तक पहुंचाना और फिनिश प्रोडक्ट्स को चाइना से ले जाकर पूरी दुनिया तक पहुंचाना मकसूद है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब कुछ बनाता है। चाहे एप्पल की फैक्ट्री हो, चाहे टेस्ला की, चाइना में सब मिलेगा। इसकी बरामदात 2024 में $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई। ये एक माशी अजूबा है, एक माशी मोज़ा है, जो नज़्म ज़ब्त, मंसूबाबंदी और सख्त मेहनत से इसको अचीव किया गया है। इसके साथ साथ चाइना ने एक और हिकमत अमली भी अपनाई, और वो थी
फौजी तनाज़ात से गुरेज की ताकि माशी तरक्की के सफ़र पर गामजन रहा जा सके। जी हाँ, चाइना की कामयाबी का एक और राज ये है कि उसने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में फौजी तनाज़ात से खुद को दूर रखा है। 1979 में वियतनाम के साथ एक मुख्तसर जंग के बाद चाइना ने कोई बड़ा फौजी तसादुम उसमें हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह वाज़ेह है, चाइना जानता था कि जंग मईशत को तबाह कर सकती है और उसका बुनियादी मकसद माशी तरक्की था। चाइना ने गैर जानिबदारी की पॉलिसी अपनाई। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में जंगें लड़ी, चाइना ने ना तो हिमायत की ना मुखालफत। उसने रूस यूक्रेन तनाज़े में भी सख्त मौक़िफ़ नहीं लिया। इसकी बजाय चाइना ने अपनी फ़ौज को दिफाई तौर पर मजबूत किया और माशी शराकत दारियों पर तवज्जो दी। आज चाइना की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, लेकिन उसका इस्तेमाल डिटेरेंस के लिए होता है, धमकी देने के लिए, एक ताकत की अलामत के तौर पर, ताकि दूसरे लोग उनसे डरे रहें, ना कि जंग लड़ने के लिए ये फ़ौज इस्तेमाल की जाए। हालांकि उनकी जंगी कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, लेकिन उनका असल मकसद ये है कि अगर डरा कर लोगों को एक डिटेरेंस से मामला हल होते हैं तो लड़ने की क्या ज़रूरत है। ताइवान के मसले पर भी बल्कि चाइना ने फ़ौजी ताकत की बजाय माशी दबाव और सफारतकारी को तरजीह दी। इस हिकमत अमली ने चाइना को अपने वसाइल मईशत पर मरकूज़ रखने में मदद दी और आज वो उसका फल खा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर है, उसने इस गैर जानिबदाराना जो उनका रवैया था उसको चैलेंज कर दिया है। क्या चाइना इसे भी हैंडल कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये ट्रेड वॉर कैसे शुरू हुई, इस पे बड़ी दफ़े हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा उसकी मैं आपको एक खुलासा सा आपकी खिदमत में एक बार फिर पेश कर देता हूँ कि जनाब ये जो एक ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, ये कहानी अप्रैल 2025 में शुरू हुई जब ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत में आलमी तिजारत को हदफ बनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ममालिक, ख़ास तौर पर चाइना, अमेरिका के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने 70 से ज़ायद ममालिक पर रेसिप्रोकल टैरिफ का आयद कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। यानी जो मुल्क अमेरिका से दरामदात पर टैक्स लगाएगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अब पहला कदम 2 अप्रैल को उठाया गया जब ट्रंप ने चाइना पर 54% टैरिफ लगा दिया। उनका कहना था कि चाइना के ट्रेड बैरियर्स और करेंसी मैनिपुलेशन को रोकना ज़रूरी है। चाइना ने फ़ौरन जवाब दिया और अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगा दिया। ये एक खुला चैलेंज था। ट्रंप पीछे नहीं हटे। उन्होंने अप्रैल 7 को कहा कि अगर चाइना अपने टैरिफ वापस नहीं लेता तो वो 50% और टैरिफ बढ़ा देंगे, यानी कुल 104% टैरिफ कर देंगे। जब चाइना ने इनकार किया तो 9 अप्रैल को ये 104% टैरिफ नाफिज हो गया। चाइना ने फिर पलटवार किया और अपने टैरिफ को 84% तक बढ़ा दिया। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान एक मुकम्मल खुल्लम खुल्ला ट्रेड वॉर बन गई है। लेकिन कल ही ट्रंप ने एक गैर मुतवक्किल फैसला किया है। उन्होंने 70 ममालिक पर टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक दिया है, पॉज कर दिया है और 10% तक कम कर दिया है, जो कि बेसलाइन थी। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ अभी भी बरकरार है, लेकिन बाकी ममालिक को रिलीफ मिल गया है। लेकिन चाइना के लिए उन्होंने टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया है और कहा है कि चाइना का रवैया डिसरिस्पेक्टफुल था, गुस्साखाना था। ट्रंप का कहना है कि चाइना को सबक सिखाना ज़रूरी है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ मज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये एक चाल थी? चाइना जो हमेशा आलमी सियासत में गैर जानिबदार रहा है, कभी किसी के अच्छे बुरे में नहीं आया, ना कोई बहुत ही शिद्दत वाला स्टांस लिया, क्या अमेरिका को ये इल्म था कि हम चाइना की दुखती रग पर हाथ रखेंगे, इसके माशी निज़ाम को छेड़ेंगे तो चाइना रिटेलिएट करेगा? और क्या अमेरिका यही चाहता था? और चाइना रिटेलिएट करके क्या अब इस जाल में फंस गया है? उसने रद्द अमल दिया है, रिएक्ट किया है और अब वो इस ट्रेड वॉर का एक मरकज़ी किरदार बन गया है। अब इस ट्रेड वॉर का दरअसल सिर्फ अमेरिका और चाइना पर ही असर नहीं पड़ा, इस ट्रेड वॉर का पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ा है।
جس کی کہ ریفلیکشن سٹاک مارکیٹس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جب ٹرمپ نے پہلی بار ٹیرف کا اعلان کیا تو عالمی مارکیٹس میں زبردست گراوٹ آئی، چونکہ امریکہ S&P 500 کا وہ 18.9% گرا، ڈاؤ جونز 350 پوائنٹس نیچے آیا، ایشیا میں ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 13.2% نیچے آیا، تائیوان 10% اور جاپان کا نکئی 8% گرا۔ یورپ میں لندن کا FTSE 100 231 پوائنٹ گر کر 13 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تیل کی قیمت بھی $58.47 پر آ گئی، جو 4 سال کی کم ترین سطح تھی۔ سرمایہ کار ڈر رہے تھے کہ یہ ٹریڈ وار عالمی کساد بازاری کا سبب نہ بن جائے، لیکن کل جب ٹرمپ نے 70 ممالک پر ٹیرف روکے تو مارکیٹس نے سکھ کا سانس لیا۔ S&P 500 9.5% بڑھا، ڈاؤ جونز 3000 پوائنٹس اچھلا اور نیسڈیک نے 12.2% کے ساتھ 2008 کے بعد اپنا بہترین دن دیکھا۔ جاپان کا نکئی بھی 9% بڑھا، ایک ریلیف ریلے تھا، لیکن چائنا کے ساتھ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کا اثر معیشت پر گہرا ہے۔ امریکہ چائنا سے 16% درآمدات کرتا ہے، الیکٹرانکس، کھلونے، بیٹریاں، اب یہ سب کچھ مہنگا ہو جائے گا۔ چائنا امریکہ سے زرعی اشیاء اور گیس لیتا ہے، جو اب 84% ٹیرف کی وجہ سے وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ اور WTO جو ہے وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت آ رہا ہے، اور ان کے بقول USA اور چائنا کا جو ٹریڈ ہے وہ 80% تک کم ہو سکتا ہے، اور یہ کمی عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگی۔ اگر دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان یہ ٹریڈ وار جاری رہتی ہے تو دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا۔ چائنا کی GDP گروتھ 4.2% تک گر سکتی ہے، اور امریکہ میں ہر گھر پر $1500 کا اضافی بوجھ پڑ سکتا ہے۔ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل پہلا راستہ تو یہ ہے کہ مذاکرات ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 70 ممالک سے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چائنا بھی میز پر آئے اور اپنے ٹریڈ پریکٹسز میں تبدیلی لائے تو شاید صلح ہو سکتی ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں ٹیرف کو دھیرے دھیرے کم کریں، لیکن اس کے لیے سمجھوتے کی ضرورت ہے۔ تیسرا راستہ WTO کی مداخلت ہو سکتا ہے، لیکن ٹرمپ اسے مسترد کر چکے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا دوست ملک جو دونوں کے درمیان میڈیٹری کا کام کرنا چاہے، دونوں سے بات چیت کرے، بیٹھے ٹیبل پر لائے اور دونوں میں ایک ایسا باہمی رابطہ جو ہے اس کو قائم کر دیا جائے، اور کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بن جائے کہ جس سے یہ ٹیرف دھیرے دھیرے کم کر دیے جائیں، اور ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک جو کانفیڈنس ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ بحال ہو جائے۔ اب ایک اور خطرہ یہ بھی ہے، کیونکہ یہ 2 ممالک صرف معاشی طاقتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتیں بھی ہیں۔ تو کیا یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ کسی فوجی تصادم میں بدل سکتی ہے؟ اس کا امکان تو کم ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ چائنا تائیوان اور بحیرہ جنوبی چائنا کے مسائل پر اس کا موقف بہت سخت ہے، اور اگر امریکہ نے معاشی دباؤ کو فوجی دھمکیوں سے جوڑا تو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن چائنا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جنگ سے ہمیشہ بچتا ہے، اور شاید اس بار بھی چائنا اپنی معاشی جنگ کو معاشی میدان تک ہی محدود رکھے، اس کو کسی فوجی یا عسکری کانفلکٹ میں کنورٹ نہ ہونے دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ in every chaos there is an opportunity۔ اس تنازع سے دوسرے ممالک کے لیے مواقع کھل رہے ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت جیسے ممالک امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز مضبوط کر سکتے ہیں۔ ویتنام اور میکسیکو کو پہلے ہی چائنا سے منتقل ہونے والی کمپنیوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ چائنا کی جگہ لینے کا ان کے لیے ایک موقع ہے، لیکن اس کے لیے تیزی سے سپلائی چینز میں تبدیلی چاہیے ہوگی۔ سپلائی چین ایک پورا نیٹ ورک ہے جس کے لیے کہ بہت سے ٹریڈ روٹس ہیں، روڈز ہیں، ریلز ہیں، بندرگاہیں ہیں۔ یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ایوالو ہوا ہے، ڈیولپ ہوا ہے۔ اس سپلائی چین کو تبدیل کرنا ایک دم اتنا
आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप फैक्ट्रीज़ अमेरिका में लगाएं, उसके लिए मैन पावर, उसके लिए एनर्जी रिसोर्सेज, उसके लिए खाम माल का वहाँ पर आना और फिर उन फैक्ट्रीज़ को सेटअप करना, मैन पावर को ट्रेन करना, ये आसान काम नहीं है जो कि 2-4 सालों में तो छोड़िए, शायद इसके लिए एक आध दिहाई लग जाए। तो हुजूर, ये अब तक की सारी कहानी है। अब चाइना एक नए दोराहे पर खड़ा है। सोचने की बात यह है कि क्या ये ट्रंप की चाल थी जिसमें चाइना फंस गया। चाइना ने गैर जानिबदारी से बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब उसका रद्द अमल इस तनाज़े में उसको एक सेंट्रल कैरेक्टर बना गया है। और अगर ये जारी रहा तो चाइना का तरक्की का सफ़र, जो माशी तरक्की का सफ़र है, क्या उसमें रुकावट आएगी, क्या उसमें सुस्ती आएगी, क्या वो स्लो हो जाएगा, या चाइना इसको उसी तरीके से नेगोशिएट करके, जिस तरह के वो पहले अपनी विजडम दिखाते रहे हैं, तनाज़ात से बचते रहे हैं, इसको भी वो किसी न किसी तरीके से हैंडल करके अपने तरक्की के सफ़र को उसी तरीके से जारी रखेंगे। बहरहाल दुनिया इसको बड़ी दिलचस्प तरीके से देख रही है। यूरोप ने सुक्का सांस लिया होगा, इसी तरह एशिया और बाकी ममालिक ने भी सुक्का सांस लिया होगा कि ट्रेड जो टैरिफ्स हैं वो हमारे ऊपर फ़िलहाल रोक दिए गए हैं, उनको पॉज कर दिया गया और हम मज़ाकरात करेंगे। और शायद ट्रंप का मकसद भी यही था कि हम मज़ाकरात करें। चाइना को भी शायद उन्होंने यही इंदिया दिया है कि तुम हमसे बातचीत करो, हमें धमकी ना दो, हमारे साथ आंखों में आंखें डालकर बात ना करो। लेकिन क्या ये रवैया दो मुल्कों के दरमियान, जो दुनिया की दो बहुत बड़ी माशी और अस्करी ताकतें हैं, उनके दरमियान इस तरह का रवैया रवा रखना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपके ख्याल में क्या चाइना इससे निकल सकेगा? क्या वो इसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकेगा, या ये दुनिया को एक नए माशी बहरान की तरफ ले जाएगा? आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।